श्वास प्रत्येक जीव लेता है और श्वास लेना जीव का लक्षण है। जब तक श्वास चल रही है जीवन गतिमान है, और श्वास रुक जाती है जीवन भी रुक जाता है। श्वास ऐसा जरूरी क्यों, इसकी क्या वैज्ञानिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे श्वास क्या है। विज्ञान में दो शब्द आते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन हवा प्राणवायु को लेना और प्राणवायु को छोड़ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ब्रीदिंग। तो प्रत्येक जीव हम देख रहे हैं श्वास लेता है यानी बाहर से हवा को अंदर ले रहा है और वापस छोड़ रहा है। मनुष्य या जो हम जीव जंतु देख रहे हैं वो श्वास लेते हैं हवा में, तो वो केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन पेड़ पौधे जब श्वास लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उल्टा है। इसीलिए आप देखते हो पेड़ लगाओ की बातें होती हैं। पेड़ हमारा केवल पालन पोषण भोजन से ही नहीं करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ये श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा हमने ब्रीदिंग। अब इस ब्रीदिंग के लिए हमारे पास अंग है, कौन कौन से। हमारा नाक, जिससे श्वास ले रहे हो आप, खींच रहे हो। श्वास अंदर जाके श्वास नली, और श्वास नली फिर दो भागों में बंट जाती है, दो फेफड़ों में, हमारे लंग्स। ये मुख्य तीन अंग हैं ब्रीदिंग के लिए, यानी बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म का है। दूसरा शब्द आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन आपने ली वो शरीर में क्या करेगी, उसका क्या काम है, कैसे हम ऑक्सीजन के द्वारा अपने शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने से लेकर उस ऊर्जा बनाने तक की प्रक्रिया को, जो हमारी एक एक कोशिका में होती है, हम उससे रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं जाके हमारे भीतर ऊर्जा बनती है। तो ब्रीदिंग में हमने तीन अंगों को जाना जो कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ मांसपेशियां हैं जो हमारे फेफड़ों को फूलने में सिकुड़ने में मदद करती है। तो उसमें हमारी मुख्य रूप से तीन है। पहला है डायफ्राम, तनुक। ये एक डी शेप का मस्कुलर रचना है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बच्चों की पिचकारी आप खींचते हो, उसके आगे एक चीज लगी रहती है, आप खींचते हो तो बाहर स्पेस बनता है, पानी अंदर आता है। फिर हम उसको पुश करते हैं, वो नीचे चला जाता है, स्पेस जैसे जैसे कम होता है प्रेशर पड़ता है और पानी पिचकारी से बाहर निकल जाता है। तो हमारा भी जो डायफ्राम है ना, वो उसका काम करता है। वो क्या करता है कि जब आप श्वास खींच रहे हो तो लंग्स को फैलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन हमारी मांसपेशियां, जो हमारा ये मांसपेशियों का पिंजरा है, रिब्स का, पसलियों का पिंजरा, उसमें हमारे लंग्स सेफली है। लेकिन मांसपेशियां, ये छाती का भाग फूल नहीं सकता अगर हवा भरती है लंग्स में। तो लंग्स को फूलने के लिए जगह चाहिए, और वह जगह देता है हमारा पेट। तनुपट नीचे खिसक जाता है, जिससे क्या होता है, ऊपर की कैविटी में जगह हो जाती है और हम श्वास अंदर लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो ये तनुपट बहुत बड़ा रोल करता है ब्रीदिंग में, बहुत बड़ी इसका सहयोग है। इसके अलावा हमारी पसलियां, पसलियों का जो ये पिंजरा है, ये भी मांसपेशियों के द्वारा फूलता है और सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इसमें लगी हुई मांसपेशियां, जो एक एक मांसपेशी के बीच लगी हुई है। दूसरी मांसपेशी जो हमारी कॉलर बोन है, हंसली जिसे कहते हैं, इस कॉलर बोन की मांसपेशियों के द्वारा, और ये इंटर कोस्टल जो मसल्स हैं, मांसपेशियों की जो बीच की मांसपेशियां हैं, इनके फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, ये हमारा जो रिब्स का पिंजर है ये भी सिकुड़ता है और फैलता है, जिससे भी लंग्स को फूलने और सिकुड़ने में मदद मिलती है। तो इस तरह से पसलियां, हंसली, पसली और तनुपट, और साथ ही साथ हमारे फेफड़े, श्वास नली और नाक, इन सब का मिला जुला कार्य है ब्रीदिंग।
तो हम श्वास की अगर परिभाषा करें कि सम्यक श्वास क्या है, अब आपको लगेगा ये क्या, श्वास तो सब ले रहे हैं, फिर क्या जानना है? बिल्कुल जानना है। सम्यक श्वास की परिभाषा है हंसली पसली और तनुपट का सम्यक सही रूप से उपयोग करते हुए नाक के द्वारा धीरे धीरे लयबद्ध और समता श्वास लेना और छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। और इसमें क्या होता है, श्वास लेते समय पेट फूलेगा और छोड़ते समय भीतर जाएगा। अक्सर हम देखते हैं लोगों को कहते हैं लंबा श्वास लो, पेट खींच के लंबा श्वास ले लेते हैं। दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, वो सही श्वास नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फेफड़ों को फूलना है श्वास भरने से, आप पेट को सिकुड़ लोगे तो सारा खिंचाव कहाँ आ जाएगा, मांसपेशियों पे, और हम पूरी हवा भी नहीं भर पाएंगे। तो पेट का फूलने से फेफड़ों को फूलने की जगह मिलती है और हम पूरी ऑक्सीजन ले पाते हैं। कि हमारी जो श्वास वाली हवा है वो पेट में जाती है, बिल्कुल नहीं। पेट इसलिए फूल जाता है क्योंकि पेट लचीला है। जब तनुपट नीचे खिसकता है, पेट की मांसपेशियां लचीली और पेट को फुला देती है। लेकिन श्वास केवल नाक के द्वारा जो लेते हैं वो फेफड़ों में जाता है और कहीं नहीं। हाँ, फेफड़ों में क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। तो सम्यक श्वास को समझ में आया, धीरे धीरे, हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी, कम लंबा छोटा जैसे मर्जी उबड़ खाबड़ श्वास, ये सम्यक श्वास नहीं। सम्यक श्वास की क्वालिटी है धीरे धीरे लेना, समता, यानी एक बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगता है ना पहली बार, हर श्वास हमारा समान हो, लेने और छोड़ने का रेशियो बराबर होना चाहिए, वो समताल श्वास है। और रिदम में, उखड़ा उखड़ा नहीं, अनइवन नहीं। श्वास, अच्छा श्वास क्या हुआ, सही, जो मंद है, समताल है, लयबद्ध। ये तो केवल ब्रीदिंग का प्रोसेस, हमने ऑक्सीजन ली। प्रश्न होता है ऑक्सीजन करती क्या है इस शरीर में, कैसे हम उस ऑक्सीजन को उपयोग में लाते हैं। हम चिंता करते हैं भाई कमजोर हो गए, खाना खा लो, सारे दिन खाने की चिंता। और जब से हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, सारे दिन खाने की चिंता, सुबह ये खाओ खाली पेट, ये खाओ दोपहर में, ये खाओ रात को, ये खाओ। क्या है ये खाना? क्या खाना स्वास्थ्य दे रहा है? क्या खाना ऊर्जा दे रहा है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आज स्वास्थ्य अधिक होता। लेकिन हम देख रहे हैं, हम जितना खाने के प्रति जागरूक हुए हैं, स्वास्थ्य में लाभ आया है पर उतना नहीं जितना आना चाहिए। और नहीं, हम केवल खाने से एनर्जेटिक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन तभी ऊर्जा में परिवर्तित होता है जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है। और ये ऑक्सीजन और भोजन दोनों हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। आपने खाना खाया, मुंह से खाया, बिल्कुल पेट में गया, जब वो हजम हो जाता है तो आंतों के द्वारा वो सोख लिया जाता है। इट मीन्स आंतों में, आंतों के द्वारा वो खाना कहाँ मिल जाता है, खून में, हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के लिए खाने को ग्लूकोज में बदलना होगा। और ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमारे भीतर अनेक डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो हमारे खाने को तोड़ के उसे ग्लूकोज में बदलते हैं। वही खाना हजम होता है, बाकी बाहर निकल जाता है। या कुछ खाना हम वापस स्टोरेज के रूप में भी अपने शरीर में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये भी संभव है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होता है, वो फैट, फैट होता है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये फैट अभाव के समय हमारे शरीर को, या इमरजेंसी के समय में हमारे शरीर को ग्लूकोज देती है। तो ग्लूकोज केवल ऊर्जा नहीं देता है। अब प्रश्न आता है ऑक्सीजन करती क्या है। ऑक्सीजन है ऐसी प्रक्रिया जो नियति से, स्वभाव से ऐसा है कि हम निरंतर ले रहे हैं। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, सहज रूप से इस वायुमंडल में विद्यमान है। और ये श्वास, सो उठो, दुख में हो सुख में हो कैसे भी हो, चल रही है, बिल्कुल चल रही है, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना।
पर सम्यक कैसे करें इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। और ये हमें अच्छी तरह पता चल गया जब कोरोना हुआ, जब हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन नहीं ली, इन्फेक्टेड हो गए, तब हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेनी पड़ी थी। तब बिल्कुल नो डाउट पैसे दिए थे हमने। तो अब हम आगे आते हैं, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन है जो हवा आपने ली, हवा की केवल ऑक्सीजन हम लेते हैं, बाकी हमारा शरीर कुछ नहीं लेता है। तो जो ऑक्सीजन आपके खून में मिली, और खून में कैसे मिलती है, हीमोग्लोबिन। कि हीमोग्लोबिन हम, जो वो फैक्टर है हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन को खींच लेता है, अपने भीतर चिपका लेता है। ऑक्सीजन छन कर खून की नलियों में चली गई जो फेफड़ों में है, लेकिन इस ऑक्सीजन को चिपकाता कौन है, हीमोग्लोबिन। इसीलिए जब आप पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों के लोग ज्यादा लाल होते हैं, उनकी आरबीसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। लोगों को मोर ऑक्सीजन चाहिए शरीर के अनुकूल, तो उनकी आरबीसी बढ़ जाती है और देखने में लाल हो जाती है। तो ये जो खून है, हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेती है, और खून हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पूरे शरीर में पहुंचता है, एक एक कोशिका। वहां कोशिकाओं में जाके ऑक्सीजन वो ले लेता है, और क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे हीट निकलती है जिससे हमारा शरीर गर्म है। एक मुर्दा गर्म नहीं होता है, लेकिन हम गर्म है क्योंकि हमारे भीतर प्रोसेस चल रही है। तो जब कार्ब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो हीट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, और साथ ही साथ ऊर्जा बनती है, एक केमिकल ऊर्जा जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे भीतर एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में केमिकल मौजूद है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो एटीपी बन जाता है, और यही एटीपी हमारे शरीर की, हमारी कोशिकाओं की, हमारे अंगों की, हमारे पूरे शरीर की विभिन्न कार्य करने में, यानी ये जो अंग हमारे काम कर रहे हैं, इसका कारण है एटीपी। वो केमिकल ऊर्जा जो हमारी हर कोशिका में भरी पड़ी है। हर कोशिका हमारी ऊर्जा का भंडार है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं ये सारी प्रक्रियाएं होती है, वहीं ये एटीपी स्टोर होता है। तो हमारी कोशिकाएं ऊर्जाओं का भंडार है। तो अब समझ में आया ऑक्सीजन क्यों। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, ऊर्जा नहीं बनता। इसीलिए ऑक्सीजन को फ्यूल, ईंधन है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जितनी भोजन की आवश्यकता, उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर। पता है हम कितना लेते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में? आधा से 1 लीटर। सोचिए, अगर हम अपने फेफड़ों की पूरी क्षमताओं का विकास करते हैं, तो हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं, कितने एनर्जेटिक रह सकते हैं। शरीर में अगर पूरी ऊर्जा है तो क्यों रोग आएगा? क्यों? क्यों हम अपने आप को कहेंगे भाई मैं कमजोर हूं, मेरे में शक्ति नहीं, मैं कैसे ये काम करूं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। और एक बात, ऊर्जा तो कम होती ही है। जब ऑक्सीजन की कमी कोशिकाओं में रहती है, तो हमारी कोशिकाएं पूरी ऊर्जा नहीं बनाती। एक उदाहरण दूं, हम यज्ञ करते हैं तो हम लकड़ियों में घी डालते हैं, कपूर डालते हैं, और अगर घी और कपूर कम होता है, क्या होता है? लकड़ियां पूरी नहीं जलती हैं, धुआं भी होता है। इसी तरह अगर हमने खाना खूब खाया है, खूब ग्लूकोज है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तो क्या होता है? पूरी ऑक्सीजन नहीं होने से हमारा खाना भी आधा अधूरा हजम होता है। बिल्कुल आधा अधूरा हजम होता है। ये आधा अधूरा हजम होता है ये तो ठीक है, इसके अलावा वो टॉक्सिन्स देता है। जब कम ऑक्सीजन होती है तो हमारा खाना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं बदलता है, साथ ही साथ अल्कोहल बनती है, और ये अल्कोहल हमें एसिडिटी देती, गैस देती है। अब देखोगे जो व्यक्ति तनाव में होते हैं उनके क्या होता है? एसिडिटी। जो व्यक्ति अधिक भय में होते हैं, डर में होते हैं, उनको एसिडिटी होती है। जो व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील, ओवर एक्साइटेड, ओवर प्रतिक्रिया करने वाले, जिनकी ब्रीदिंग ओवर फास्ट है,
उत्तेजना में रहते हैं, उनको क्या होता है? गैस एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। और हमारा ग्लूकोज जिस खाते खूब है लेकिन ऑक्सीजन कम है, गैस एसिडिटी। और हम ऊर्जावान फील नहीं करते, लगता ऊर्जा है ही नहीं, ड्रेन आउट हो गई। बिल्कुल ये सच। इसलिए दीर्घ श्वास जो हम करते हैं, पूरा लंबा श्वास लेते हैं, पूरा लंबा श्वास छोड़ते हैं, ऐसे में पूरी ऑक्सीजन ली, फेफड़ों का पूरा उपयोग किया, उन्हें पूरा भरा। ये तभी संभव है जब लंबा श्वास ले रहे हो, लयबद्ध ले रहे हो, रिदमेटिक ले रहे हो। और पूरा श्वास छोड़ना यानी छोड़ने में भी पूरा समय लगाना, ताकि अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो पूरी बाहर निकल सके। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे संपूर्ण इस एक्सचेंज को क्या करती है? अच्छा अंजाम देती है। तो हम अपनी श्वास को सम्यक रखें। अब लंबा श्वास तो हमारे गैस एक्सचेंज में इफेक्टिव है, फेफड़ों की पूर्ण क्षमताओं को विकसित करता है, हमारे सारी मांसपेशियों को लचीला बनाता है। बिल्कुल सही है। ये पसलियां, कॉलर बोन और डायफ्राम को लचीला बना के रखता है। लेकिन श्वास रिदमेटिक क्यों, लयबद्ध क्यों? रेगुलर अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में, वो क्या हो जाता है, उसकी एक आदत बन जाती है। उसमें ये बात फीड हो जाती है कि हमें रेगुलर कैसा श्वास लेना है, सम्यक, लयबद्ध, यानी मोर ऑक्सीजन इन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। रिदमेटिक क्यों? इसका एक कारण और है, हमारी श्वास की गति के साथ हमारी जीवन की गति जुड़ी है। हमारे अंदर की सारी जैविक क्रियाएं हमारी इस श्वास की क्रिया से जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं कहूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे? आपको अगर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन केवल श्वास लेने से ही नहीं चली गई, अगर वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है फेफड़ों तक, तो वो कैसे शरीर में पहुंचेगा? तो जितनी जितनी जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हो, आपकी हार्ट बीट फास्ट है, क्योंकि उसे बार बार ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? फेफड़ों में ब्लड को पुश करना पड़ रहा है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? शरीर से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हृदय में आता है, फिर हृदय से कहा जाता है हार्ट से, शरीर में नहीं। हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाके वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, शुद्ध होता है। फिर वो हमारे फेफड़े इसमें हार्ट में आता है। यानी शरीर में जाने के पहले खून 2 बार हमारे हार्ट में आता है। अशुद्ध आता है, वो फेफड़ों को भेजते हैं, फेफड़े पुनः हार्ट को भेजते हैं और हार्ट उसको पूरे शरीर में डालता है। तो अगर ब्रीदिंग फास्ट है तो हार्ट को भी ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़े तो निश्चित तो थकेगा ही। जिसके जीवन में ज्यादा तनाव, उससे हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल आता है। डायबिटीज होती है, उसका एक अलग लॉजिक है ना? तो इस तरह से सबसे पहले मैंने कहा डायरेक्ट जो संबंध है ब्रीदिंग का, वो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, हार्ट की पंपिंग। अब सोचिए, ऊर्जा, ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो लंबा करिए, और ऊर्जा तो शरीर के हर काम के लिए चाहिए। दूसरा दूसरा संबंध है हमारे ब्रेन से। जी हाँ, जितनी ब्रीदिंग फास्ट होगी उतनी ही ब्रेन के वेव्स भी फास्ट चलेंगे, ब्रेन भी चंचल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रीदिंग फास्ट है तो आप देखते हो हम बोलते भी जल्दी जल्दी हैं, खाते भी जल्दी जल्दी हैं, सोचते भी बहुत ज्यादा है। यानी मन, वचन और काया की चंचलता का सीधा सीधा संबंध हमारे ब्रीदिंग रेट से है। अगर आपकी श्वास मंद हो जाएगी तो ब्रेन की जो है वेव्स है वो स्लो डाउन हो जाएगी। आपकी इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं? आपकी इंद्रियों के सारे सेंटर ब्रेन में हैं। जितनी ब्रीदिंग चंचल उतनी इंद्रियां चंचल, उतना हमारे विचार अधिक, उतना बोलेंगे भी जल्दी जल्दी। तो ब्रीदिंग का सीधा सीधा संबंध ब्रेन वेव से भी है। जितनी स्लो, जितनी रिदमेटिक, उतना ही ब्रेन शांत और क्या, सम्यक,
स्मूथ चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब उत्तेजनाएं बढ़ जाती हैं, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है ना। जब ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है ना, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर के अंगों का संबंध मस्तिष्क से नहीं है। वो स्वतः चल रहे हैं, डायरेक्ट से मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो क्या होता है, जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट चलने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन बाकी सारे सिस्टम फास्ट, बिल्कुल फास्ट। इससे क्या होता है, अंगों पर भी इसका इफेक्ट आता है। तो सिंपल आप जानिए, ज्यादा विज्ञान में न जाते हुए, कि अगर आपकी ब्रीदिंग इरेगुलर है, फास्ट है, तो आपकी भीतर की सारी जैविक क्रियाएं उससे प्रभावित, बिल्कुल प्रभावित है। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ, संतुलित और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी श्वास को सम्यक करना होगा। और इस श्वास को सम्यक करने का बहुत अच्छा उपाय है दीर्घ श्वास फ्रिक्शन। जी हाँ, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ो। और इसकी जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो हमारा शरीर बिल्कुल इसके सक्षम हो जाता है। तो आइए अब हम दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं। सभी ध्यान के लिए तैयार हों। 1 मिनट में वापस आती हूँ, अपने आप को मैं म्यूट कर। श्वास परीक्षा के प्रयोग के बारे में भी सभी जानते हैं, और जो नए साधक जुड़े हैं उनके लिए इतने एक दो इंस्ट्रक्शंस कि श्वास लेते हुए पूरा लंबा श्वास लेकर पेट के प्रकंपनों का अनुभव करना है। और ये हमारे स्थूल प्रकंपन होते हैं, और जब उसे नाक के भीतर संधि स्थल पर अनुभव किया जाता है तो प्रकंपन स्थूल हो जाते हैं। तो प्रकंपन सूक्ष्म हो जाते हैं। तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है श्वास के साथ भी। तो नाभि पर अनुभव किया स्थूल प्रकंपन, जो कि पकड़ में भी बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि पेट का फूलना और सिकुड़ना हम अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जब नाक के भीतर प्रकंपनों का अनुभव करते हैं तो वो हमें धीरे धीरे ही अनुभव में आते हैं। और उसमें चाहे तो हम उसकी गति का अनुभव करें, उसके प्रेशर का अनुभव करें, उसके स्पर्श का अनुभव करें, जो भी हमें अनुभव में आए। इवन कई बार उसकी हल्की फुल्की आवाज भी हमें अनुभव में आती है। हालांकि हमें आवाज स्वयं नहीं करनी है, बिल्कुल सहज गति से श्वास को लेना है और छोड़ना है। और आवाज सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे तक ही वो आवाज रहे, दूसरे को श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह स्थूल प्रकंपनों से होते हुए हमें सूक्ष्म प्रकंपनों को पकड़ने की कोशिश करनी है। और वैसे तो सभी साधक श्वास के प्रयोग के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर हर बार कई बार कोई नए साधक भी होते हैं जिनको ये सब समझना, और समझ के जब वो करते हैं तो वो करना भी आसान हो जाता है। और श्वास लेते हुए जैसे मंजू जी ने बताया अभी कि हंसली, पसली और तनुपट तीनों ही मसल्स का सही उपयोग करना है। मींस लेते हुए जब ये कहा जाता है कि पेट की मांसपेशियों को फुलाएं, मींस तनुपट को ही नीचे की ओर फैलते हुए अनुभव में लेकर आना है। हमें पता है कि तनुपट नीचे की ओर फैल रहा है, पर हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो वही उसी श्वास को जब हम और सूक्ष्मता से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें जैसे एब्डोमिनल मसल्स को फुलाया, तनुपट भी नीचे की ओर फील होना शुरू हो जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स मंजू जी ज्वाइन भी कर लिए हैं। यस। चलिए, ध्यान के लिए तैयार। आसन और मुद्रा का चुनाव।
पूरी जागरूकता के साथ दोनों पैरों को लॉक करें और अनुभव करें। दोनों पैर बिल्कुल लॉक हो गए हैं और हमें इनसे अब कोई काम नहीं करना। दोनों हाथों को मुद्रा में, वीतराग मुद्रा, बिल्कुल लॉक। हाथों और पैरों को लॉक कर लिए और अपने ब्रेन को ये मैसेज दें, अगले 20 मिनट के लिए मुझे इन हाथों से, पैरों से और अपने शरीर से कोई प्रवृत्ति नहीं करनी। इस शरीर को स्थिर रखें, बिल्कुल स्थिर। आंखें बंद, श्वास मंद। पूरी जागरूकता से अपने मस्तिष्क को ये निर्देश कि वो पूरे ध्यान काल तक आपके शरीर की स्थिरता, शिथिलता को बनाए रखें। पूर्ण जागरूक रहें। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। महाप्राण ध्वनि 9 बार करेंगे। हरे श्वास। हरे श्वास। हरे श्वास। यस, आ रही है आवाज आपकी। सुनिए, आप ध्यान आप करवाइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ओके, ओके। मैं लीव कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक है। ओके। यस। मैं भी जा रही मैं भी जा रही हूँ सविता जी। ओके, फाइन। यस। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे।
पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। लयबद्ध समताल श्वास चलता रहे। श्वास के प्रकंपन नाभि तक जाएं। श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। लयबद्ध श्वास के साथ ही पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव। श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियों को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। आते जाते श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव। अगर कोई विचार आता है तो उसे केवल देखें। विचारों में बहना नहीं है। विचारों को आंसर नहीं करना है।
केवल देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव। श्वास के प्रति जागरूकता। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर ले आए। नोस्ट्रल का जंक्शन पॉइंट। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। श्वास की लयबद्धता बनी रहे। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अगर कोई विचार आता है तो श्वास संयम, जहां श्वास है वहीं पर रोक दें। श्वास की गति, स्पर्श, दबाव जो भी अनुभव में आए, अनुभव करें। लेते हुए श्वास की ठंडक, छोड़ते हुए श्वास की गर्माहट। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर।
नाक के बाहर चित्त को चौकीदार की तरह बिठा दे। कोई भी श्वास अपनी मर्जी के बिना ना ही भीतर जाए ना ही बाहर आए। पूरी जागरूकता बनी रहे। श्वास के लेने और छोड़ने के बीच के कुंभक को ऑब्जर्व करें। दीर्घ श्वास को ही सहज श्वास बना दें। सहज श्वास सहज कुंभक को ऑब्जर्व करें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की चमकती हुई श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर भीतर तक गिर रही हैं। Bright white rays of full moon are falling on Jyoti Kendra.
चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे फोरहेड पर। ब्राइट वाइट कलर के एटम्स ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करते हुए अपना सच में से जाओ में तुम हुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना।
वंदनासन में श्वास लें। वंदे सत्यम। सत्यम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर लगाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अय्या। आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो एवरीवन इज वेलकम। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट किया है आपने। यस मैम, मैं ये कहना चाह रहा था, एक तो आज मंजू जी को बीच में छोड़ के जाना पड़ा, आई होप सब अच्छा होगा। और दूसरा ये कि अपन जो श्वास लेते हैं, एक्चुअल में सहज सांस मतलब दीर्घ श्वास ही होना चाहिए। जब अपन छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो दीर्घ श्वास लेता है, पेट फूलता है, सिकुड़ता है। लेकिन अपन तनाव और उनके कारण से वो दीर्घ श्वास जो सहज श्वास है उसको भूल जाते हैं और छोटा श्वास लेना लग जाते हैं। इसलिए अपने को बोलते हैं कि भाई अभी दीर्घ श्वास का प्रोसेस अभ्यास करो। है। और राइट। यस। जब अपन दीर्घ श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रमाण अपने में ज्यादा आता है और उसी से अपने शरीर का पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन आजकल क्या है कि ऑक्सीजन की अपने शरीर में कमी देखी जाती है। उसके लिए एक थेरेपी आई है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर डाल के देते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो ओके। उससे जितनी अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी से जो प्रॉब्लम्स शुरू होती है तो वो भी काफी उसमें सुधार हो जाता है। उसके बारे में आपको कुछ आइडिया हो तो। नहीं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता है, वैसे आज आपसे ही मैंने सुना है। एंड नो डाउट इसके बारे में देखने की और समझने की कोशिश जरूर की जाएगी। आपने क्या बोला, एक बार दोबारा ओके। बोलेंगे प्लीज? हाँ, पानी के साथ में अपने ऑक्सीजन ऐड करके। हाँ, ये जो हाँ, थेरेपी है इसका क्या नाम है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपो हाइपरबैरिक, हाइपर मेरी ऐसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर थेरेपी भी बोलते हैं, ओके। लेकिन उसका नाम डेफिनेटली इसको समझने की कोशिश की जाएगी। वही है कि सबके पास अलग अलग है आइडियाज क्या। होते हैं, अलग अलग नॉलेज होती है, पता भी लगता है कि क्या सही क्या है। और उसी के सही बात। और भी कोई कुछ शरीर कहना में जैसे चाहे? ऑक्सीजन की कमी रहती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आजकल हर तरह का पोल्यूशन बढ़ गया है, पानी का, हवा का, खान पान का। तो ओवरऑल वो सब पोल्यूशन जो है, एक तरह से हम लोग सब लोग इन सब चीजों से जुड़ते रहते हैं। तो इम्यूनिटी काफी हद तक बनी रहती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसको बहुत जल्दी मैनेज भी कर पाते हैं। लेकिन अगर जो लोग नहीं जुड़ते हैं, जो प्राणायाम ध्यान आसनों से बिल्कुल भी, चाहे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटिंग स्टैंडिंग वर्क जो चलते रहते हैं, उनकी वजह से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि बाहर का भी और भीतर का भी पूरी तरह से पोल्यूटेड होता चला जाता है। तो बॉडी और माइंड का बैलेंस नहीं बन पाता है। तो आई होप किसी की कोई और क्वेरी एक है। मैं बात करनी थी। हाँ, एक बात थी, जैसे आज मैं दीर्घ श्वास परीक्षा कर रहा था तो इधर थोड़ा राजस्थान में क्लाइमेट ठंडा जैसा लग रहा था। और जब दीर्घ श्वास कर रहे थे और ठंडक महसूस हो रही थी, तब लेफ्ट नोजल को बंद करके राइट से श्वास लेना शुरू किया, तो वो भी अपने इसमें कर सकते हैं ना।
बिल्कुल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, जिसे समृद्धि श्वास भी कहा जाता है। तो कुछ भी कर सकते हो जो अपने आप को कंफर्टेबल लगे, अपने आप को, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे भी धीरे धीरे सभी साधक पहुंच गए हैं कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट सही है। जी, मंजू जी ने Thank बहुत सुंदर तरीके से तो बताई है उन्होंने। और हीमोग्लोबिन के बारे में उन्होंने बताया था कि श्वास का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के बाद भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कम होता है कभी कभी, तो किसी किसी का सुनते हैं, उससे रिलेटेड होता है क्या वो? और ये भी एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि श्वास से रिलेटेड तो सारी की सारी शरीर की एक्टिविटीज हैं। और हीमोग्लोबिन में एक्चुअली में आयरन होता है, लोहे का काम होता है ना, Oxygen. जैसे एक चुंबक की तरह खींचना। तो प्रैक्टिकली वो भी चुंबक की तरह ही ऑक्सीजन के कणों को भीतर खींच लेता है, और जी उसी वही मैम, ना। से उसको फिर शरीर का पूरा प्रोसेस चलता है। और श्वास सही होगा तो हमारे शरीर के सभी सिस्टम्स अपने आप सही चलना शुरू हो जाते हैं। तो वही कह लो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारी की सारी सही ढंग से मैनेज होनी शुरू हो जाए। प्रैक्टिकली तो हीमोग्लोबिन भी मैनेज होना चाहिए, बट कुछ चीजें साइंटिफिक हो जाती हैं, तो वही उनको अगर देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा हो जाए। तो इसी के बहुत सुंदर, साथ अच्छा, बहुत सुंदर बताया उन्होंने। चल, आपने तो ध्यान तो इतना सुंदर करवाया भाई, बहुत सुंदर करवाया आपने भी ध्यान। धन्यवाद। तो अभी संपन्न करने की ओर बढ़ते हैं। संगीता जी, आज आप संकल्प कराना चाहेंगे? संगीता जावेद, यस। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार में। कृतज्ञोस्मि हम आप सबके आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा, घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम मारा। ओम कृतज्ञो, ऐसा। गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। ओम मारा। ओम ऐसा।